इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको ये भी बता दें, बंगाल से है, दक्षिण 24 परगना से ये बड़ी खबर है। कुलतुली में तालाब में एक ईवीएम मिली है। गुस्साए लोगों ने तालाब में ईवीएम फेंक दी। दक्षिण 24 परगना, बंगाल के दक्षिण 24 परगना से ये खबर। कुलतुली में तालाब में ईवीएम मिली है। कहा यह जा रहा है कि मतदाताओं ने गुस्से में आकर के ये ईवीएम तालाब में फेंक दी। और इस गुस्से की क्या वजह है ये तो अभी नहीं पता लग पाया है, लेकिन ये बड़ी खबर, ये देखिए ईवीएम जो है इस समय तालाब में पड़ी हुई है और सुरक्षा बल क्या कर रहे थे ये भी यहाँ पर सवाल जरूर खड़ा होगा। सवाल ये भी है कि ये लोगों ने फेंकी है या फिर किसी पार्टी के समर्थकों का ये काम है, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात है, क्योंकि लोग ईवीएम क्यों फेंकेंगे ये समझ से बाहर है। और अगर कार्यकर्ताओं या समर्थकों ने फेंकी है तो उन्होंने भी क्यों फेंकी है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको पश्चिम बंगाल के 24 परगना से दिखा रहे हैं, जहां पर तालाब में ईवीएम दिखाई दे रही है। कहा तो ये जा रहा है कि लोगों ने फेंकी, लेकिन जो अनुराग ने पॉइंट यहाँ पर उठाया है वो भी एक जिसे कहा जाए कि ध्यान देने योग्य, कि लोग आखिर ऐसा क्यों करेंगे। ये किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जरूर हो सकता है और किया जा सकता है। तो चलिए, तमाम जो मेहमानों का कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। अक्कू जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप ये देखिए, तालाब में फेंकी गई है, इसका मतलब कुछ नहीं होगा तो 200 मीटर दूर पे तो तालाब होगा, उससे आसपास, उससे दूर। फिर वहाँ अगर कोई उत्तेजना हुई है तो कार्यकर्ता होगा या नेता होगा या वोटर जो काम नहीं कर रही है मशीन तो होगा, तो वो 200 मीटर तक भाग पाना आसान है। अधिकारी है, पहले पुलिस होगी, फिर उसके बाद का हिस्सा है, वहाँ पुलिस की जीप होती है। तो ये बिल्कुल ही कोई स्थानीय जो प्रशासन की गड़बड़ियां हैं वो बहुत साफ दिखाती हैं उसको, और उसमें पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी। समित सेन गुप्ता, जी न्यूज संवाददाता, इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। समित, जरा बताइए क्या है पूरा मामला, किसने फेंकी है ये ईवीएम? समित, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ये तस्वीरें इस समय दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, ईवीएम तालाब में पड़ी हुई है। क्या जानकारी मिल पा रही है, किसने फेंकी है, जनता ने या फिर किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने? समित से तकनीकी खराबी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन दक्षिण 24 परगना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो चुनाव से पहले हिंसा की तस्वीरें वहां से सामने आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में जिस तरीके से वहां पर भिड़ते रहते हैं, न सिर्फ भिड़ते हैं बल्कि हिंसा तक की तस्वीरें हमने सामने देखी। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी टीएमसी पर। अब ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर आपके सामने है, जहां दक्षिण 24 परगना में तालाब में ईवीएम पड़ी हुई है। कहा यह जा रहा है कि गुस्साए लोगों ने ये ईवीएम तालाब में फेंकी है। जैसा कि अक्कू श्रीवास्तव हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि इतना आसान नहीं है ईवीएम को अधिकारियों के घेरे से बाहर निकालना। पुलिस वहां पर मौजूद होती है, सुरक्षा बल वहां पर मौजूद होते हैं। समित सेन गुप्ता है। समित, क्या है ये पूरा मामला, ईवीएम तालाब तक आई कैसे? देखिए, जो पुलिस की तरफ से, जो कमीशन की तरफ से बताया जा रहा है कि वो जांच कर रही है कि तालाब में ईवीएम कहाँ जाए, लेकिन कमीशन की तरफ से ये भी बताया गया कि उन्होंने रिपोर्ट मांगा है, लेकिन उस रिपोर्ट में वो जो बताया गया है कि ये जो ईवीएम है ये वोटिंग प्रोसेस में काम में नहीं लग रहा था, ये रिजर्व में था। अचानक से ये कहाँ से ईवीएम तालाब में आया, ये अभी जांच की विषय है। और जो भी एजेंट्स है इस बूथ में, सबसे पूछताछ भी चल रहा है कि कैसे ईवीएम यहाँ पर पानी में आया जाए, जबकि हालांकि कमीशन की तरफ से ये साफ बता दिया गया कि इस खबर पर नजर रखिएगा। ये भी बता दीजिए कि वहाँ वोटिंग कैसी चल रही है? देखिए, वोटिंग में इस पर कोई असर नहीं पड़ा। वोटिंग नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि कमीशन की तरफ से बताया गया कि क्योंकि ये जो ईवीएम वो इलेक्शन प्रोसेस में नहीं था, तो जो प्रोसेस में था वो उस ईवीएम से वोटिंग चल रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समित, और नजर बना के रखिए। बार बार फिर हम आपका रुख करते रहेंगे, क्योंकि इस समय मतदान चल रहा है और मतदान की सभी जो बड़ी खबरें हैं वो अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। वेस्ट बंगाल की 9 सीटों पर, पश्चिम बंगाल से आती है, बिल्कुल 9 सीटों पर मतदान चल रहा है। आरती टिक्कू, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। अगर ओवरऑल मैं इस पूरे चुनाव को देखूं, आज शाम को एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल हम जी न्यूज पर लेके आने वाले हैं, क्या आकलन आपका रहे, किसका पलड़ा आप भारी देख रही हैं? और जो ये कहा जा रहा है कि ये कांटे की टक्कर है, क्या सच में ये कांटे की टक्कर है या आपको अभी भी लग रहा है कि एक तरफा ही है? देखिए, ये ना तो मैं पोलस्टर हूँ, ना तो मैंने कोई सर्वे किया है, लेकिन जो लॉजिक है राजनीति का, उससे ये समझ आता है कि इस बार ऑपोजिशन जो है पहले से बेहतर उन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की
और अगर उनके नंबर बढ़ते हैं तो उनकी कोशिश का ही वजह होगी। मुझे नहीं लगता है कि एक तरफा इलेक्शन रहा है एज फार एज कैंपेन। अगर हम आरती जी, जिस तरीके से अंदर खाने की खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन के लोग बैठक करके और मंत्रिमंडल की लिस्ट बना रहे हैं, या फिर जयराम रमेश ने कह दिया कि भाई जो सबसे बड़ी पार्टी है उसी का प्रधानमंत्री होगा, इसी को तो आप तैयारियां नहीं बता रही? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये तैयारियों की मैं बात कर रही हूँ। मैं कैंपेनिंग की बात कर रही हूँ कि राहुल गांधी लीजिए, प्रियंका गांधी लीजिए, कांग्रेस पार्टी ओवरऑल जिस तरह से उन्होंने अपना प्रचार किया पिछले कई महीनों में, वो ये दिखाता था कि कांग्रेस पार्टी पहले से ज़्यादा सीरियस हो रही है। राहुल गांधी पहले से ज़्यादा सीरियस हो गए हैं भारत जोड़ो यात्रा के टाइम से। लेकिन क्या ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी चुन के आएगी या इंडिया अलायंस सबसे बड़ा गठबंधन बनेगा? मुझे उस पर डाउट है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास आएंगे। मनोज हमारे साथ जी न्यूज़ संवाददाता जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। मनीष तिवारी वहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बताइए, क्योंकि चंडीगढ़ में जिस तरीके की तस्वीरें मेयर चुनाव में आई थी उसके बाद काफी उंगलियां उठती हैं वहां के राजनीति पर। मनोज, आपकी क्या रिपोर्ट है? किस तरीके का उत्साह चंडीगढ़ में आप मतदान केंद्रों में देख रहे हैं? बिल्कुल, मतदान केंद्र में बहुत ज़्यादा उत्साह है। लोग जो वोट करने के आ रहे हैं, मॉर्निंग से ही वोट आए, बुजुर्ग आए, बच्चे आए, नए जिनकी फर्स्ट वोट थी वो आए, सभी वोट करने के लिए आ रहे हैं। तो मगर मकसद एक ही था कि जो यहाँ पे चंडीगढ़ है, यहाँ पे सीधा मुकाबला है इंडी गठबंधन के उम्मीदवार मनीष तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है संजय टंडन के बीच। पूरा दिन जो प्रचार हुआ उसमें साफ हुआ कि लोकल की बात की गई कि मैं लोकल हूँ, और मनीष तिवारी को बताया कि बाहर से आए हैं, जहाँ जीतते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। और संजय टंडन बोलते हैं तो उड़न खटोला है, मगर मनीष तिवारी बोलते हैं मैं शहर में रहा हूँ, मैं शहर के बारे में जानता हूँ, अगर आप मेरे को उड़न खटोला का कैंडिडेट बताते हैं तो आप मेरे सवालों का जवाब दें। तो पीयूष गोयल आए थे, पीयूष गोयल बोले कि मनीष तिवारी की जो बातों का जवाब टंडन क्यों देंगे, हमारा कोई पार्षद भी नहीं दे सका। मैंने देखा इनको ये संसद में कैसे बोलते हैं। पर एक बहुत बढ़िया बात है शोभना कि हम ना जो चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको लेकर एक मोहाली में एक बूथ बनाया गया, मॉडल बूथ, उसका नाम ही रखा गया एयरपोर्ट का जो है, हम बोलें कि एयर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली मॉडल चोन बूथ बनाया गया है। तो इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इन्होंने अंदर बूथ बनाया है पूरा। जब आप जाते हैं तो ढोल से आपकी जो स्वागत किया जाता है, जो ढोली लगाए गए हैं जो आपका स्वागत करते हैं, तो जब ढोली स्वागत करते हैं उसके बाद आप अंदर जाते हो तो यहाँ पे एक उन्होंने सेल्फी, जो लड़कियाँ भी हैं वोटिंग के लिए मदद करने वाली, वो भी एयर होस्टेस बनाई गई हैं। तो ये जो सभी हैं आप देखोगे कि पूरी तरह से नाच के गा के जो सभी काम कर रहे हैं, तो ये सभी आप देख रहे हैं कि नाच रहे हैं, नाच के स्वागत करते हैं। आगे एयर होस्टेस हैं, दिखाएं आपको, जो लड़की हैं एयर होस्टेस बनाई हैं जो आपको मदद करती हैं, जो वोट डालने के लिए आते हैं उनकी मदद की जाती है। उसके बाद लौटेंगे आपके पास और देखिए वोटिंग प्रतिशत वाराणसी से आया है। मतदान पर बड़ी खबर ये है इस वक्त की 9 बजे तक वाराणसी में 12.91% मतदान हुआ है। 12.91% मतदान की खबर है 9 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का, 7 से लेकर के 9 तक 2 घंटे का ये आंकड़ा है वोटिंग प्रतिशत का। 7 बजे मतदान शुरू हुआ और 9 बजे तक का आंकड़ा है वाराणसी से ये आंकड़ा आया है जिसमें 12.91% मतदान हुआ है। नीतीश हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं। नीतीश, क्या कुछ खबर है, क्योंकि आंकड़ा बता रहा है कि लोग सुबह सुबह जो गर्मी पड़ने से पहले का मौसम होता है उसमें मतदान आकर के करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब पारा चढ़ेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा घर से निकलना। और ईवीएम खराब की भी वहां से खबरें आई थी, वहां से क्या अपडेट है? देखिए अनुराग जी, 2 खबरें आई थी। एक जगह ईवीएम खराब हुई थी और एक जगह जो मशीन है वो देर से ऑन हुई थी, जो जीजीआई। तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, आपको तेजस्वी यादव को सुन लेते हैं। हम आपको पहले भी बोले बिहार तो चौंकाने वाला रिजल्ट दे ही रहा है और हम लोग 300 पार हो रहे हैं। शुक्रिया। अपनी बात पूरी कीजिए। शोभना जी, जिस तरह से यहाँ पर अगर बात करें तो मतदान शुरू हुआ, मतदान शुरू होने के साथ ही 2 जगह पर ईवीएम खराब होने की सूचना थी, वो सही कराई गई और वहाँ पर मतदान सुचारू हुआ। इसके अलावा जीजीआईसी सेंटर पर अगर बात करें तो वहाँ मतदान लगभग 45 मिनट देरी से शुरू हुआ। वहाँ पर मंत्री रविंद्र जायसवाल ने वोट व्यवस्थाएं सुचारू हो गई। लेकिन इस वक्त जिस सेंटर पर मैं मौजूद हूं, जो मतदान केंद्र है वो नगर निगम बूथ है, और आप देखिए यहाँ पर जो मतदाताओं की संख्या है वो कहीं भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार यहाँ पर मतदाता आ रहे हैं और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक का आया है वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि जो वाराणसी के वोटर हैं वो इस मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो या फिर मतदाता हो। आपने वोट दिया? अभी नहीं सर, तैयारी में है। आप देखिए, ये सीनियर सिटीजन है, आप भी वोट देने यहाँ पर आई हैं, है ना? तो
वोट देंगी? हाँ। पूरी तरह से जागरूक? हमें पता है, हाँ सब ठीक है। देखिए सब ठीक है। और आपको हम ये बूथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर देखिए किस तरह से साज सज्जा की गई है। ठीक है नीतीश, यहाँ पर आपके पास बूथ के आएंगे। बाहर ये और सेल्फी पॉइंट मुकेश, बनाया आपका गया मैं है। रुख करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में लड़ाई बहुत दिलचस्प है और उत्तर प्रदेश में इस बार ऐसा कहा जा रहा है चर्चा में, देखिए तो नतीजे बताएंगे कि क्या रहेगा उत्तर प्रदेश का नतीजे 80 सीटों पर, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी को इस बार समाजवादी पार्टी बहुत कड़ी चुनौती दे रही है। इंडिया गठबंधन, जैसा राजकिशोर जी ने भी जिक्र किया कि जो कैंडिडेट्स का जो उम्मीदवारी का जो वितरण है जिन नामों का, वो बहुत स्ट्रांग इस बार समाजवादी पार्टी ने किया है। उस पर आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, अभी जहां से हम देख रहे थे दृश्य, वहां तो कोई मतलब ये सिर्फ चर्चा हो रही है कि 4 लाख से जीतेंगे या 5 लाख से जीतेंगे, लेकिन उसी इलाके की, यहां तक कि गोरखपुर सीट में भी देखें, सपा ने चुनाव को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है। बिंद को वहां से लड़ा के, मिर्जापुर से आप देखिए कि हर जगह कैंडिडेट इस तरह से लिए गए कि भाजपा को उनके सबसे बड़े स्ट्रांग होल्ड, जहां पे मोदी जी हों, योगी जी हों, वहां पे भी ये ठीक बात है कि बनारस तो बिल्कुल एक्सेप्शन है। वहां पे जिस तरह के काम हुए हैं उसको लेके कुछ लोग आशंकाएं जरूर जताते हैं कि बनारस की जो एक्चुअल जो तस्वीर थी, जो एक्चुअल उसका फ्लेवर था, वो खत्म हो गया। लेकिन लोगों को इस तरह का जो डेवलपमेंट है वो बहुत पसंद आ रहा है और खुल के उनके समर्थन में वोट कर रहे हैं। लेकिन जो पूरा पूर्वांचल का इलाका है, सपा ने वहां बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया है। और जिस तरह से लोकल वहां पे, जिनको हम बाहुबली कहते हैं, भाजपा भी उनको साथ लेने की पूरी कोशिश करती रही। मेरा मानना वो किसी भी पार्टी के पक्ष में खड़े होते हैं वो सही नहीं कहा जाएगा, लेकिन अंततः वो जिस तरह सपा के साथ चले गए हैं उससे भी सपा को बहुत अच्छा। लेकिन मुकेश जी, ये तो आपने उत्तर प्रदेश की बात की, खासकर पूर्वांचल की बात की, लेकिन अगर ओवरऑल रिव्यू की मैं बात करूं तो कल असदुद्दीन ओवैसी भी कह चुके हैं कि आएगा तो मोदी ही। उन्होंने कहा कोई रोक नहीं सकता मोदी को आने से। हमने देखा कि किस तरीके से जयराम रमेश ने और दिग्विजय सिंह ने बयान दिए। जयराम रमेश ने कहा कि भाई जो सबसे बड़ी पार्टी होगी प्रधानमंत्री उसका होगा, मंत्रिमंडल की वहां लिस्ट बन रही, इस तरह की खबरें आई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम पर हमें सबसे ज्यादा शक है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जिस तरीके से आरती टिक्कू कह रही थी कि विपक्ष ने बड़ी मेहनत की है, ये मेहनत के नतीजे में ये बयान तो नहीं हो सकते? देखिए, मेहनत तो की है, तस्वीर तो बदली है, लेकिन इसके साथ, मेहनत के साथ मुझे जो एक और चीज दिखाई देती है, जनता जो है भारत की, किसी भी लोकतंत्र में जनता कई बार ये देखती है कि ताकत का जो है वो बैलेंस बना रहे। बहुत ज्यादा अगर उन्हें लगता है कि विपक्ष के नेताओं को, संस्थानों को उतनी ताकत जो होनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। ये राजकिशोर जी आपके पास आना चाहूंगे। टिकट वितरण की क्योंकि बात आपने की कि इस बार समाजवादी पार्टी में ने खासतौर पर अखिलेश यादव ने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि उम्मीदवार कौन खड़ा हो ताकि मजबूत लड़ाई हो सके। इस पर आप क्या कहेंगे? और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव हो रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में हो रहा है। और पूर्वांचल की जिन सीटों पर मतदान हो रहा है वहां पर अगर आप जाति और सामाजिक समीकरण देखेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से काफ़ी मतलब वो नहीं है, मुफीद नहीं बैठते हैं। उस दौरान वहाँ पर अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो जो ओबीसी में अगर आप देखें, मौर्य देख लें, कुर्मी देख लें, इस तरीके से, और जो बिंद अभी मुकेश ने जो बात बताई कि वहाँ पर उन्होंने टिकट दे दिया, तो टिकट कई बदले उन्होंने वहां पर। और जो सबसे ज्यादा समझदारी का काम अखिलेश यादव ने किया यहाँ पर, बहुत ज्यादा मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया। और ये बात अफजल अंसारी ने खुद कही। अफजल अंसारी ने कहा कि सॉफ्ट टारगेट बना दिया जाए मुसलमानों को, उसकी बजाय जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस तरीके से प्रत्याशी खड़े किए जाए कि हम उनको कड़ी चुनौती पेश कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के मामले में मोदी के नाम पर इतना ज्यादा आश्वस्त हो गई, उसकी ये आश्वस्ति कहीं ना कहीं विपक्ष को लड़ाई में लेकर आई। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मोदी ने वहां पर बहुत छोटा सा कमेंट आप दे दीजिए और फिर उसके बाद हम छोटा सा कमेंट। बिल्कुल, इसमें लड़ाई जो 10 सीटों की है, खासतौर से पूर्वांचल की, वहाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग आधार आ रहे थे हो गए भारतीय जनता पार्टी वाले मोदी पर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं की। बाद में जब प्रत्याशी कड़ा मिला तब उनकी मशक्क़त ने रंग लाना शुरू किया, और उसी का नतीजा था ये जौनपुर ऐसे इलाके में जहां पर धनंजय सिंह को लड़ाई से बाहर हो गए थे तो भारतीय जनता पार्टी में लाने की पूरी कोशिश की गई। उनकी पत्नी तो खैर मिली गई थी और उन्होंने बाद में प्रचार भी किया था। तो वो सब समीकरण भी फिट करने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरह की, ताकि ये इन प्रकार सीटें बची रहें या जुड़ जाएं उसमें। ठीक है, मैं अभी जी ये देखिए कि किस तरह से मोदी के विरोध में भी एकजुट हुए हैं। अजय राय वो व्यक्ति हैं जो राजनीति में आए तब थे कि जब उनके भाई की हत्या हुई और आरोप लगा था। चलिए ठीक है, आरोप लगा था कि यही जो दूसरे कैंडिडेट जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं कांग्रेस को लेकर, उसको सुनवाना चाहिए अपने दर्शकों को।
नहीं, देखिए क्या होता है कि सारा देश 400 पार पर डिस्कशन कर रहा है। ये स्पष्ट है कि हम हमेशा एक लक्ष्य लेकर के चलते हैं और उस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं और जनता का भी आशीर्वाद मिल रहा है। ये जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो नेगेटिविज्म में ही जिन्होंने राजनीति की है। उनसे अपना तो कुछ होता नहीं है, अपने तो बारे में तो कुछ कह नहीं सकते कि हम ये कमा करके लाएंगे, हम ये आगे बढ़ेंगे। तो ये हमेशा लोगों को नेगेटिविज्म की तरह शक पैदा करना, भ्रम पैदा करना, गुमराह करना, रास्ते से भटकाना, समाज को बांटना, समाज को तोड़ना और फूट डालो राज करो, ऐसी प्रिंसिपल्स पर तो ये 75 साल चले हैं। ये तो मोदी जी ने पॉजिटिव नोट पर देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और सक्षम भारत, सामर्थ्यवान भारत, आत्मनिर्भर भारत इस ओर ले जाने का काम किया है। ये लोग तो इस तरीके से काम करते हैं जो कि किस तरीके से लोग बटे रहे और इनको वोट बैंक की राजनीति मिल जाए, तुष्टीकरण हो जाए, एक साइजेबल चंक मिल जाए जिसके आधार पर राजनीति करते रहे। अब देखिए शोभना, ये नई तस्वीरें आई हैं पीएम मोदी की साधना की। वो कन्याकुमारी में हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में हैं और ये उनकी नई तस्वीरें साधना की और इस पर विपक्ष लगातार हमलावर भी है। ये पीएम मोदी साधना में रत हैं और अभी हमने जेपी नड्डा साहब को सुना। शोभना, नेगेटिविटी तो हमने सुना था, नेगेटिविज्म उन्होंने नया शब्द इजाद किया और नया शब्द हमें मिला है नेगेटिविज्म, जो उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है हमेशा नेगेटिविज्म से ग्रस्त रहता है। जी न्यूज़।